की तो दर्पण टॉपिक लेते हैं अपने यहाँ से। दर्पण जैसे आप कह सकते हो क्या, मिरर। तो दर्पण क्या है? दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार का होता है। फर्स्ट समतल दर्पण, सेकंड गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण आप डेली लाइफ में भी यूज करते हो, हर रोज आप अपने चेहरे को प्रसाधन के लिए तैयार करते हो, तो जो सामने रख करके आप दर्पण अपना ये कार्य करते हैं, वो कार्य किस दर्पण के द्वारा किया जाता है? वो आपका है समतल दर्पण। समतल दर्पण की पहचान क्या है? इसकी जो फोकस दूरी होती है, तो पहला टॉपिक ही पकड़ लेते हैं यहाँ से, क्या? समतल दर्पण। समतल दर्पण। अगर यहाँ से दर्पण की परिभाषा लिखने को आ जाती है कि दर्पण क्या है, तो आप लिखेंगे ऐसा पृष्ठ जो गोलीय हो। ऐसा पृष्ठ क्या हो? जो गोलीय हो, और उससे काट करके निकाला गया भाग क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण। समतल दर्पण में इसकी जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इससे बनने वाले प्रतिबिंब सदैव आपके आभासी होते हैं, आभासी होते हैं, बराबर होते हैं और सीधे होते हैं। जब आप सुबह अपना चेहरा देखते हो मिरर में, तो क्या आपको अपना प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है? नहीं, आपको प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है? सीधा प्राप्त हो रहा है। लेकिन उसमें पार्श्व परिवर्तन देखने को मिलता है। कैसे होते हैं वो? पार्श्व परिवर्तित। अभी हम बात करेंगे कि पार्श्व परिवर्तन क्या है। पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। आभासी होता है, बराबर होता है, सीधा होता है, पार्श्व परिवर्तित होता है, और उतनी ही दूरी पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी हो। यदि आप दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, जैसे सपोज कर लीजिए ये आपका मिरर है, और इस मिरर से यहाँ से आप 1 मीटर दूरी पर कोई वस्तु रखते हैं, तो जो इसका इमेज बनेगा, सपोज दैट ए बी एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर जो इसका इमेज बनेगा ए डैश बी डैश, वो भी 1 मीटर दूरी पर ही बनेगा। और ये ए बी की जो हाइट होगी वही ए डैश बी डैश की भी हाइट होगी। हमने लिखा ना यहाँ पर आभासी है, आभासी मीन्स पॉजिटिव में होगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी b इज इक्वल टू पॉजिटिव, और बराबर होगा मीन्स ये h है तो ये भी h होगा। पार्श्व परिवर्तित होगा, लेफ्ट का राइट होगा और राइट का लेफ्ट होगा। पार्श्व परिवर्तन हम कह रहे थे ना, पार्श्व परिवर्तन। देखिए आप, पार्श्व परिवर्तन क्या है? पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन का मीन्स है कि कुछ आकृतियां जो होती हैं वो अपनी सममित आकृति के कारण हमें पता नहीं चलती हैं कि उनमें पार्श्व परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उनमें भी पार्श्व परिवर्तन होता है। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में कुछ लेटर आप देख लीजिए जो अपनी सममित आकृति के कारण हमें दर्पण में नहीं प्रतीत होते हैं कि वो पार्श्व परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन उनमें भी पार्श्व परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे मैंने इस समतल दर्पण के सामने यहाँ ओ रख दिया, ओ, तो इसका जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो भी इस प्रकार का होगा। तो मुझे आभास इसमें यह नहीं होगा कि ये क्या है, इसमें पार्श्व परिवर्तन हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ई रखते हैं, ई, तो इसका क्या बनेगा? इस प्रकार से बनेगा। तो इसमें हमें पता लगता है कि इसमें पार्श्व परिवर्तन हुआ है। तो इस तरह से जिसमें लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट बनता है वो सभी पार्श्व परिवर्तित दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे सममित लेटर हैं जो अल्फाबेट में, जैसे ओ हुआ, ए हुआ, टी हुआ, डब्ल्यू हुआ, ये सभी क्या है? आई हुआ, ये सब कैसे हैं? सममित आकृतियां हैं। इस कारण से इनमें पार्श्व परिवर्तन होता तो है, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो हम बात कर रहे थे समतल दर्पण की।
तो इसी में समतल दर्पण में इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब बता दिया आपको, सीधा, आभासी और बराबर और उतनी ही दूरी पर बनता है, पार्श्व परिवर्तित बनता है जहां पर वस्तु रखी गई है। तो अब आएगा क्या, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात करेंगे जो अपने काम की चीजें हैं। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण जो होता है किसी एक वक्रपृष्ठ से काटा गया एक भाग होता है। जैसे हमारे पास एक ये मान लीजिए इस प्रकार का भाग है और इसमें से हम इस साइड से काट लेते हैं या यहाँ से काट लेते हैं, तो ये जो आपको ये दिख रहा है ये वाला भाग या ये वाला भाग जो निकाला गया है यही क्या है, गोलीय भाग है। तो किसी गोले से, किसी वक्रपृष्ठीय भाग से काटा गया एक भाग क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। इसके भी टू टाइप्स हैं। कितने टाइप्स का होता है ये? 2 टाइप्स। 2 टाइप्स में कौन कौन से हैं? पहला एक तो है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। जब इसी भाग से निकाला हुआ भाग, जैसे इसमें से मैंने इस वाले पार्ट को निकाल करके यहाँ रख लिया और इस प्रकार से मैंने इतना बना दिया। अब इसमें एक विशेष कंडीशन लगाएंगे। विशेष कंडीशन का मतलब क्या है, कुछ एक्टिविटी हमें करनी पड़ेगी इसमें। वो एक्टिविटी क्या है, जब हम क्या करेंगे, इसकी इंटरनल वाले पार्ट में यहाँ पर पॉलिश कर देंगे और एक्सटर्नल वाले पार्ट को हम क्या बनाएंगे, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ बनाएंगे तो ये कहलाएगा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण होगा। तो हम परिभाषा लिख सकते हैं इसकी। वो परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब हम किसी गोलीय भाग को काट करके उसमें अंदर वाले धंसे हुए भाग पर पॉलिश करते हैं और उभरे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं तो ये क्या कहलाता है, आपका उत्तल दर्पण कहलाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अवतल दर्पण। इसी गोलीय भाग में अगर आप बाहरी भाग पर पॉलिश करते हो, यहाँ ये उभरा हुआ भाग दिख रहा है ना, इस पर अगर आप पॉलिश करते हो और धसे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बनाते हो, तो धसे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बनाया जाता है तो ये क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो ये 2 प्रकार के दर्पण हो गए, एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? तो ये दर्पण हो गया। अब आ जाता है गोलीय दर्पण में कुछ परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए। गोलीय दर्पण की मुख्य परिभाषाएं। मुख्य परिभाषाएं, पहला, यहाँ पर हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उस डायग्राम में आप समझ जाओगे सारी चीज़ों को कि उसमें क्या चीज़ें कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया और मुख्य अक्ष जिस उसके बिंदु से परावर्तक पृष्ठ से जाता है उसे हम कहते हैं ध्रुव। इस वाले भाग पर पॉलिश की गई होगी। आपको पहले ही बता दिया हमने कि अगर बाहरी भाग पर पॉलिश की जाएगी तो वो अवतल दर्पण कहलाएगा। यहाँ पर इसका मध्य बिंदु, ये इसके लिए ध्रुव कहलाएगा। इससे गुजरने वाली एक रेखा, इसको मुख्य अक्ष बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। ये गोला जिस दर्पण का, जिस गोलीय दर्पण का भाग है उसका सेंटर ही उसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो ये इसको हम सी से लिखते हैं, इसको आप कह सकते हो वक्रता केंद्र। जिस प्रकार से आप एक वृत्त बनाते थे और वृत्त के अंदर जो मध्य बिंदु होता था उसे हम क्या कहते थे, केंद्र, उसी प्रकार से इसको क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। क्योंकि एक वक्रीय भाग से काटा हुआ भाग है इसलिए इसका जो सर्किल होगा वो क्या कहलाएगा, सी फॉर सर्किल, और ये वक्रता केंद्र। दैट्स क्लियर। आगे ये वक्रता केंद्र और यहां तक का बीच का डिस्टेंस ध्रुव और वक्रता केंद्र, इसे आप लिख देता हूं मैं यहाँ पर ध्रुव।
ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी ये कहलाएगी क्या, कैपिटल आर, जिसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या सेंटर से, और ये आप परिधि समझ लो इसको, या परावर्तक पृष्ठ समझिए। जैसे हम कहते हैं कि केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर केंद्र से और ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इन दोनों का मध्य बिंदु, ये इन दोनों का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। इसे कहते हैं फोकस बिंदु, जिसको हम F से लिखते हैं, फोकस बिंदु। देखो फोकस बिंदु का निर्धारण करने के लिए हमारे पास इसका रूल है, हम उसके अकॉर्डिंग फोकस बिंदु को निर्धारित कर सकते हैं। कैसे, जब हम कोई एक ऐसी किरण आपतित करेंगे जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही हो, तो वो टकराने के बाद और परावर्तित होगी तो फोकस से ही निकलेगी, ये इसकी विशेष बात है। फोकस बिंदु से ही जाएगी, तो उससे पता लगता है कि फोकस बिंदु इस दर्पण का कहाँ पर होगा। तो ये आपका फोकस बिंदु हो गया। फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी फोकस दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो इतनी सारी चीजें मैंने जो बताई आपको क्लियर हो गई होंगी शायद। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं कि जो वक्रता केंद्र फोकस बिंदु ध्रुव से होकर लाइन जाती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं, और जो यह जिस दर्पण का यह भाग लिया गया है उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है, और इन दोनों का मध्य बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब यहाँ पर एक चीज हमारा रिलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ अगर देखें F, तो ये भी कितनी हो जाएगी, F के बराबर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो 2F है वो इस वाली पूरी डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, अर्थात 2F इज इक्वल टू कैपिटल R की। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होती है, 2F इज इक्वल टू कैपिटल R। या इसी को ऐसे लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू R/2, वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी कहलाती है। यह रिलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। 10th क्लास में डेरिवेशन के रूप में तो नहीं है, पिछले सिलेबस में था, इस बार नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पर F इज इक्वल टू R/2 और 2F इज इक्वल टू R, ये कैसे निकालते हैं इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हमें यहाँ से सूत्र याद रख लेना है, और इससे न्यूमेरिकल बनता है। न्यूमेरिकल में क्या देता है कि दर्पण की फोकस दूरी दी रहती है और हमें वक्रता त्रिज्या निकालने को बोलता है। फोकस दूरी पता हो तो उसे 2 से गुणा करके वक्रता त्रिज्या मिल जाती है, और अगर उसकी वक्रता त्रिज्या मालूम हो तो हम 2 से भाग लगा करके उसकी फोकस दूरी निकाल लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक फॉर एग्जाम्पल आपको जल्दी से बता भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए यही जो दर्पण मैंने यूज किया है, इसकी R इज इक्वल टू आपका 40 सेंटीमीटर होता, तो आपसे हम बोलते कि आप बताइए इसकी फोकस दूरी क्या है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है F इज इक्वल टू R/2। तो यहाँ लिख लेते हैं कि 40/2, 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो आप क्या मिलता है, आपको 20 सेंटीमीटर। ये इसकी फोकस दूरी आ जाती है। अब फोकस दूरी पर प्लस लगेगा माइनस लगेगा, यह डिपेंड करेगा हमारे दर्पण के ऊपर। तो अगर आपका दर्पण, यहाँ नोट कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा कि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के लिए F इज इक्वल टू माइनस, और अगर उत्तल दर्पण है तो F इज इक्वल टू प्लस। उत्तल का मतलब प्लस, अवतल का मतलब माइनस। साइन को आप नाम से भी याद रख सकते हो, जैसा पता चल रहा है अवतल, अव मतलब घटा हुआ तो घटाने का चिन्ह लगा देंगे, माइनस आ जाएगा। उत मतलब उठा हुआ, मीन्स उठी हुई चीजें हमेशा प्लस में होती हैं, इसलिए उत्तल का हमेशा प्लस और अवतल का हमेशा माइनस रहता है। तो ये फोकस दूरी के सिंबल हैं, मतलब चिन्ह है उनके, और उसी हिसाब से हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जो मान आपका आया है, इसका मान कैसा आएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो दर्पण था कौन सा था, अवतल, इसलिए यहाँ पर मान फोकस दूरी का माइनस में आ जाएगा। इतनी बात शायद समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा काम है आपको बताना, आपका काम है सब्सक्राइब करना। एक यूट्यूबर्स के लिए उसका सब्सक्राइबर ही सबसे बड़ी ऊर्जा है, क्योंकि हम जब बच्चों के सामने पढ़ाते हैं तो हमारी ऊर्जा बच्चे होते हैं, लेकिन जब हम एक मोबाइल
या कैमरे के सामने पढ़ाते हैं तो वहाँ पर हमारी ऊर्जा के लिए कुछ भी नहीं होता है। उस ऊर्जा को पाने के लिए हम आपसे अपेक्षा यह रखते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। उन सब्सक्राइबरों की संख्या को देख करके एक यूट्यूबर्स अपनी एनर्जी जनरेट करता है और फिर अगले वीडियो के लिए तैयार होता है। तो आप जितनी से ज़्यादा संख्या में आप उसे सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतना ही ज़्यादा मेहनत करके वो अगली बार नया वीडियो लेकर के आएगा, आपके लिए नई नई चीज़ें खोजने की कोशिश करेगा, उसके अंदर नई नई एनर्जी बनती रहेगी। अगर आप इस चीज़ की सीरीज नहीं चलाएंगे तो उसको डिमोटिवेशन होगा और वो फिर धीरे धीरे अपना चैनल क्या कर देता है, बंद कर देता है। इसलिए आप उसके मोटिवेशन को बनाए रखें और साथ साथ में नई नई चीज़ें सीखते रहें, हम भी आपको सिखाते रहें, ऐसी उम्मीदें हम आपसे करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अब आता है बात कि दर्पण में फोकस दूरी का निर्धारण कैसे किया जा रहा है। फोकस बिंदु का निर्धारण, तो कोई सा भी मान लेता हूं मैं, यहाँ पर एक अवतल दर्पण ले लेता हूं, ये इसकी मुख्य हो जाएगी, मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव हो जाएगा। अब जब हम इसके ऊपर प्रकाश की किरण आपतित करेंगे तो प्रकाश की किरण टकरा करके वापस लौटेगी और इस बिंदु से जाएगी, इसे हम कहेंगे फोकस दूरी। ये इसकी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी, और ये हो जाएगा इसका फोकस बिंदु। तो ये परावर्तन के नियम का पालन करती हुई प्रकाश की किरण जा रही है। ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया होगा तो इससे निकलने वाली किरणें इस प्रकार से जाएंगी और कहाँ आकर के मिलेंगी, इस फोकस बिंदु पर मिलेंगी और यहाँ क्या निर्माण करेंगी, एक प्रतिबिंब का निर्माण करेंगी। प्रतिबिंब निर्मित होने के लिए हमेशा दो रेज का इंटरसेक्ट होना आवश्यक है। अगर दो रेज एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, नहीं काटती हैं, तो वहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण नहीं हो सकता है। प्रतिबिंब का निर्माण तभी होगा जब दो किरणें एक दूसरे को क्या करेंगी, मिलेंगी या एक दूसरे को काटेंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर फोकस बिंदु है और फोकस बिंदु पर दोनों किरणें मिल रही हैं और ये क्या बना रही हैं, यहाँ पर एक प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार से जब हमारे पास क्या होता है, कोई हमारे पास एक उत्तल, जैसे हमने यहाँ पर ये मान लिया एक उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में थोड़ा सा चेंजेज आपको लगेगा। ये जो मुख्य अक्ष जा रही है ये ध्रुव हो गया और इसके आंतरिक भाग पर हमने पॉलिश कर दी है। इसके सामने जब कोई वस्तु रखी जाएगी इधर, इससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आएंगी तो आ करके टकरा करके और परावर्तित होंगी। परावर्तित वो इस प्रकार से होंगी, ये ऐसे परावर्तन इस प्रकार का दिखेगा। अवतल दर्पण तो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करने का काम करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अभिसारी। इसको क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण है, मतलब उस चीज को अभिसारित कर रहा है। ये अपसारी दर्पण कहलाता है, ये प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। तो इनके इसी गुण के आधार पर आगे इनके आप उपयोग देखोगे। तो उपयोग में जैसे हमारे पास ये उत्तल है, उत्तल दर्पण, ये तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसका आभासी रूप से यहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी और जिस बिंदु पर मिलेंगी वही बिंदु इसके लिए क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु कहलाएगा। तो हमेशा उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होते हैं। यहाँ से निकल आई है आपके लिए जानकारी, वो जानकारी ये है कि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी होगा। आभासी होगा इसलिए v का जो मान आगे हम लिखेंगे वो प्लस का होगा, क्योंकि ये कंडीशन है कि अगर आभासी होगा तो वो प्लस भी होगा। तो जब दर्पण सूत्र का उपयोग करोगे तो उसमें न्यूमेरिकल हल करने के लिए v की वैल्यू हमेशा किसमें रखी जाएगी, पॉजिटिव रखी जाएगी। दूसरी चीज, इससे बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा छोटे कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, और छोटे होते हैं साथ साथ में सीधे होते हैं। कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। ये सब अपनी मर्जी से नहीं बता रहे कि ये सीधे होते हैं, छोटे होते हैं, आभासी होते हैं। इसको आप जब प्रयोग करके देखोगे, किसी दर्पण को रख करके उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट लाओगे तो उसके बनने वाले प्रतिबिंबों का अवलोकन करोगे। अवलोकन करने के बाद में ये सब चीजें निष्कर्ष निकाले गए हैं कि इसमें क्या चीजें प्राप्त हो रही हैं और इसी के आधार पर इनका उपयोग किया जाता है। तो अब इसका उपयोग देखो आप,
जो अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण गाड़ी के बैक साइड में जो भी वाहन आ रहा होता है उसको देखने में उपयोग किया जाता है। यही कारण है, जैसे आपके लिए प्रश्न आ जाए कि क्या कारण है कि गाड़ी के पश्च दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण की जो प्रॉपर्टी है वही उसको लगाने के लिए प्रेरित करती हैं। उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब छोटा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा, क्योंकि पीछे से जो वाहन आ रहा है वो आपको अगर सीधे रूप से नहीं दिखेगा तो एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा पहिया ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है, कहाँ चल रहा है। बड़ी सी बस आ रही है, आप एक मोटरसाइकिल से जा रहे हो, अगर उस बस का प्रतिबिंब आपके दर्पण में छोटा नहीं बनेगा तो आप उसकी आकृति का आभास नहीं कर पाओगे, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए उसका प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए, हमेशा छोटा बनना चाहिए। और छोटा बनाने के लिए क्या कंडीशन है, हमारे पास कौन सा दर्पण होना चाहिए, उत्तल दर्पण होना चाहिए। और उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। आभासी का मतलब है आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंबों को हम छू नहीं सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंबों को हम छू सकते हैं। जब पर्दे के ऊपर प्राप्त करेंगे तो ये एक जटिल संरचना बन जाएगी। पहले एक दर्पण लगाएं, फिर दर्पण के पीछे एक पर्दा लगाएं, फिर उसके ऊपर हम प्रतिबिंब देखें तो आगे देखेंगे या पीछे देखेंगे, इतनी देर में तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। गाड़ी कहीं जाकर के इधर उधर खाटे खाड़ियों में घुस जाएगी, गाड़ी का भी नुकसान, आपका भी नुकसान। इसीलिए ऐसे दर्पण का प्रयोग किया गया है कि जिससे सारी चीजों में सरलता रहे, और उस सरलता के लिए हम क्या करते हैं कि उत्तल दर्पण का ही प्रयोग हमेशा करते हैं। कोई भी गाड़ी होगी, पीछे का दृश्य देखना होगा, उसके लिए जो साइड मिरर लगा होगा उसमें उत्तल दर्पण ही लगा होगा, ये डेफिनेटली श्योर है। तो इसका ये प्रॉपर्टी, इस कारण से इसका यूज किया जाता है। दूसरी चीज, अब आ जाओ अवतल पे। अवतल दर्पण जो होता है ये प्रकाश की किरणों को फोकसित करने का काम करता है, एक स्थान पर इसको क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है। इसीलिए यहां पर ये आपको नाई की दुकान पर इसको कहते हैं हजामती ग्रह, या इसे कहते हैं सैल्यून, हेयर सैल्यून। उन दुकानों पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। आजकल के लड़के बहुत सारी हेयर कटिंग करवा रहे हैं, वो हनी सिंह वाली लगा के आते हैं, इधर से कटा रहे हैं, उधर से कटा रहे हैं, बीच से खाइयां निकाल रहे हैं, तो वो सारी कटिंग स्पष्ट रूप से उनको दिखाई दें, नाई काटते समय सही से काट रहा नहीं काट रहा, वो सारी चीजें स्पष्ट देखने के लिए वहां पर कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। अवतल दर्पण लगा होता है। ये अवतल दर्पण क्या करता है, प्रतिबिंब को हमेशा आवर्धित बनाता है, मैग्निफिकेंस करता है प्रतिबिंब का। वो प्रतिबिंब आपका बड़ा बनता है और कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो ये जो प्रतिबिंब होते हैं अवतल दर्पण की 6 कंडीशन पर, कौन सी स्थिति पर, 6वीं स्थिति है। अभी बात करेंगे आगे, 6 स्थितियां इसकी बनती हैं। 6 स्थितियों में जो 6ठी स्थिति होती है उस स्थिति पर वस्तु रखी जाती है और उसके सीधे प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। वैसे तो अवतल दर्पण मुख्यतः जो अपना इसका खुद का निजी एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि 5 स्थितियों तक ये वस्तु को धीरे धीरे आवर्धित करता है, लेकिन प्रतिबिंब हमेशा उल्टे प्राप्त होते हैं, वास्तविक प्राप्त होते हैं और उल्टे प्राप्त होते हैं। लेकिन 6ठी स्थिति ऐसी आती है जब हम वस्तु को उसके फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब सीधा आभासी बनने लग जाता है। तो हम स्थितियां जब पढ़ेंगे अभी तब आप देखेंगे, तब तक आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं प्रतिबिंबों का बनना। प्रतिबिंबों का बनना, प्रतिबिंबों का बनना। प्रतिबिंब बनने के लिए 3 शर्तें, पहली, दूसरी, तीसरी और एक शर्त और है चौथी। वैसे विलोमता प्रमेय है वो, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। क्या है शर्तें, इधर स्थिति सही आ रही सर? तो
आइए बात करेंगे प्रतिबिंबों के बनने में पहली शर्त क्या है। पहली शर्त यह है कि जब प्रकाश की किरण, चलिए लिखेंगे नहीं, लिखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, सिर्फ डायग्राम में समझ लेते हैं। हमारे पास ये मान लीजिए एक दर्पण है और इस दर्पण में हम मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण ला करके आपतित करते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरण आपतित की जाती है तो वो उसके लिए एक शर्त होती है कि वो हमेशा कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये रूल है, कहाँ से निकलेगी, वो फोकस से निकलेगी। परावर्तन के नियम का पालन करती हुई फोकस बिंदु से जाती है, पहला नियम। तो यहाँ लिख दिया, जब प्रकाश की किरण कहाँ आती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, तो कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी। दूसरा नियम, जब आप उसे फोकस से प्रवेश कराओगे, जब वो फोकस से प्रवेश करेगी तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा नियम है कि जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित हो रही हो, P पर गिरेगी, ये देखिए आप, ये यहाँ पर जब ध्रुव पर गिरेगी तो परावर्तन के नियम का पालन करती हुई निकलेगी, अर्थात आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के। ध्रुव पर गिरेगी तो परावर्तन के नियम का परावर्तित होगी और परावर्तन के नियम का पालन करेगी। और चौथी कंडीशन है कि अगर उसे प्रकाशीय केंद्र से प्रवेश कराया गया हो तो वो जाके टकराएगी और टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये आना और जाना, ये सी के लिए, किस कंडीशन के लिए, ये सी। तो ये चार शर्तें हैं। अब चार शर्तों में आप देख रहे होंगे कि ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। प्रतिच्छेदित कहाँ कहाँ कर रही हैं, आप जैसे यहाँ देख लो, ये दो बिंदु मिल रहे हैं जहाँ पर ये किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, और जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण करेंगी और वहाँ पर एक प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। तो ये चार शर्तों के आधार पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो पहले नंबर पर देखेंगे, फर्स्ट, अवतल दर्पण की सहायता से क्या करना, प्रतिबिंब का निर्माण करना। अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब का निर्माण करना, यहाँ लिख लेंगे, अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब का निर्माण। देखो, इसके प्रतिबिंब निर्माण के लिए कुल मिलाकर के कितनी स्थितियां हैं, 6, 2 और ये 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 स्थितियों पर बात करेंगे। उनमें 6 स्थितियां क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, हम कह रहे थे ना कि आपको हम अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब का निर्माण करना सिखाएंगे। तो यहाँ पर आपके सामने हैं ये स्थितियाँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अवतल दर्पण की सहायता से कुल मिलाकर के कितनी स्थितियाँ बनती हैं, 6 स्थितियाँ। 6 स्थितियों में पहली स्थिति पर बात करेंगे। पहली स्थिति क्या है, ये हमारी जो है वस्तु है, ये थोड़ा गौर से आप देखिए, अगर इसको समझ जाएंगे तो कोई आपको समस्या नहीं होगी, काफ़ी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, साथ साथ में इसका किरणारेख खींचने को आता है बोर्ड के एग्जाम में, वो भी दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले आप इसको बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो हमने अभी 4 प्रकार से रेंज निकालना सिखाया आपको कि कहाँ कहाँ से जाती हैं, कि वक्रता केंद्र से जाती हैं तो टकरा करके वापस आ जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो फोकस बिंदु से निकलती हैं, और अगर फोकस बिंदु से जाती है तो समांतर हो जाती है, ध्रुव पर जाती है तो परावर्तन के नियम का पालन करती है। तो यहाँ पर आप देखो बहुत सी बारीकी से कि वस्तु कहाँ है। पहले देखो, वस्तु मैंने कहाँ ली, अनंत पे, ये अनंत, ये वक्रता केंद्र इससे कहीं पीछे, ये अनंत पर ली है। तो इससे निकलने वाली किरणें, ये 2 निकाली किरणें, 2 किरणें एक तो टकरा करके ये कहाँ आएंगी, फोकस पर, समानांतर है इसलिए कहाँ आएंगी, फोकस पे। तो इस बिंदु का निर्माण कर रही हैं ये बिंदु नुमा क्या बन रहा है यहाँ पर, प्रतिबिंब। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब, बोलिए
प्रतिबिंब कहाँ बना है बोल तो आप सकते नहीं हो, कमेंट में आप कह सकते हो, वीडियो में कमेंट में आप बता सकते हो कि कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही, क्या दिक्कत आ रही है आपको। प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है, फोकस पर। कहाँ मिल रहा है, फोकस पे, ठीक है। अब देखिए आप कैसा बना होगा, उल्टा। कैसा बनेगा, ये उल्टा बनेगा। और कैसा होगा, देखो इस दर्पण की ही तरफ बन रहा है, मतलब पर्दे पर बन रहा होगा। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, वास्तविक। कैसे होंगे, वास्तविक। समझ गया बात को। और कैसा होगा, छोटा। कैसा होगा, ये छोटा भी। तो इस कंडीशन में हम समझ गए, पहली कंडीशन है कि वस्तु अनंत पर होगी, प्रतिबिंब फोकस पर आ जाएगा, उल्टा रहेगा, वास्तविक होगा और छोटा होगा। आ जाइए दूसरे पर। दूसरी स्थिति में अब थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा इसमें, चलिए एक और स्थिति क्लियर कर लेते हैं, फिर इस वाली स्थिति को इरेज करेंगे और उसके बाद आप समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए और बी, ये एक वस्तु है जिसको हम यहाँ से अनंत से उठा करके कहाँ ला रहे हैं, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ लाएंगे तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में मैंने एक वस्तु रख दी है। इस वस्तु से निकलने वाली ये पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी। समानांतर चलने के बाद में ये फोकस बिंदु से आएगी। ये पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन देखो आप, दूसरी लाइन हम कहाँ निकाल रहे हैं इसकी, वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से चलेगी तो टकरा करके वापस उसी मार्ग पर आ जाएगी। जिस बिंदु पर इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर हम क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब। तो ए डैश बी डैश एक छोटा सा एरो के रूप में मैंने बना रखा है, ये आपका क्या हो गया, प्रतिबिंब। इसकी वास्तविक स्थिति देखो क्या है, वस्तु कहां पर है, वस्तु है अनंत व सी के मध्य में, सी के मध्य में। प्रतिबिंब देखिए कहां पर आया, सी व एफ के बीच में। प्रतिबिंब आपका आ गया सी व एफ के मध्य में। नोट कर लीजिएगा, वैसे तो अगर टाइम मिला तो मैं पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा और उसमें सारे नोट्स आपको अवेलेबल रहेंगे, वहां से आप देख सकते हैं। और ना जो हमारे क्लास के बच्चे हैं उनके लिए तो उनको मैं नोट्स लिखवाता हूँ क्लास में, उनकी कॉपियों पर सारी चीज़ें नोट कराई हुई हैं, वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी जो हमारे अदर यूट्यूब पर जुड़े हुए बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं पीडीएफ कोशिश करूंगा डालने के लिंक में, और वो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। बाकी यहाँ से समझ लीजिए। बाकी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आप रफ कॉपी पर लेकर के बैठिए और उसके साथ में नोट करते रहिए, अपने हाथ से हैंड रिटन नोट बनाइए और अच्छे से तैयारी करिए। ओके, चलिए ये हो। अब बात करेंगे इसके आकार की। आकार कैसा है, आपको देखने में लग रहा है कैसा, छोटा। अब स्थिति देखो दर्पण के इधर ही है, इसका मतलब कैसा है, वास्तविक। बार बार बता रहा हूँ, वास्तविक प्रतिबिंब आपके कहाँ प्राप्त किए जा सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये पीछे की तरफ आएगा, मतलब पर्दा पीछे लगा हुआ है और उस पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर रहे हैं। होगा कैसा, उल्टा। कैसा होगा, उल्टा, क्योंकि नीचे की तरफ मुंह है इसका मुंह ऊपर की तरफ है, मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ सारे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। ओके, थोड़ा सा इरेज करूंगा मैं इसको, अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे फिर मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे से आगे मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो फिजिक्स के बारे में लाता रहूँगा। ये सब मिटा देता हूँ ऊपर से। नाम चैनल का आपको पता ही चल चुका है, संदीप U1 फिजिक्स। थोड़ा सा नाम में अलग सा लग रहा होगा आपको। पहले तो मैंने अपना नाम, पहले मेरे चैनल का नाम U1 फिजिक्स ही मैंने रखा था, फिर कुछ थोड़ा सा एडिटिंग करी कि लोगों को पता नहीं चल रहा था किसका है, कई नाम आ जाते थे इससे, इसलिए मैंने आगे थोड़ा संदीप लगा दिया है। वैसे मैं अपने नाम से नहीं चलाना चाह रहा था इस चैनल को, लेकिन फिर भी आगे अगर आप लोग थोड़ा सा अच्छा सहयोग करेंगे तो, आप अगर कहेंगे तो मैं इसको चेंज करूँगा, संदीप U1 फिजिक्स। इसको भी इरेज करता हूँ। ये अब आप देखेंगे दो स्थितियां क्लियर हो गई, एक तो अनंत पर और अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच की। अब तीसरी स्थिति पर बात करेंगे, तो यहाँ पर अच्छे से साफ हो गया है, मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा। तो आप देखेंगे जब वस्तु कहाँ आ गई है, आप देखिए ये आपका C है, अनंत पर आ चुकी थी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आ चुकी थी। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे, C पर। तो आपकी वस्तु, और सारे यहीं पे लिख देता हूँ, बार बार यहीं लिखता रहूंगा, प्रतिबिंब, आकार और प्रकृति, है ना।
तो ये देखते जाइए, वस्तु कहाँ रखी है, फटाक से बोल दीजिए आप। किस पर है? सी पर। प्रतिबिंब कहाँ मिला है? सी पर। कैसा है? समान ऊंचाई का। कैसा है? समान ऊंचाई का। प्रकृति कैसी है? आप समझ रहे हो, दर्पण के इधर ही बना है। कैसी होगी? वास्तविक। कैसी होगी? वास्तविक होगी। और कैसी होगी? उल्टा होगी, है ना। बस ये आप देख लो। किरण आरेख को समझा देता हूं आपको। यहां से निकलने वाली किरण जाकर के टकरा करके फोकस बिंदु से आई है, तो यहां से निकलने वाली किरण ध्रुव पर जा रही है और ध्रुव से आकर के यूं टकरा रही है, जिस बिंदु पर काट रही है वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण करती है। और ये प्रतिबिंब हो गया ए डैश बी डैश, जो कि उल्टा प्रतिबिंब है। और ये हमने यहाँ पर दिखा दिया, उल्टा प्रतिबिंब है, वास्तविक है, समान ऊंचाई का है, सी पर बन रहा है। वास्तविक कहाँ पर रखी है? सी पर। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको भी बता दें, थोड़ी चीजें साफ होती रहेंगी तो आपको आसानी रहेगी समझने में, वरना कई किरण आरेख एक साथ बने दिखेंगे तो आप थोड़ा डाउटफुल होंगे। नंबर 4 स्थिति में आप देखेंगे, जब हम वस्तु को और आगे सेंटर से भी कहाँ ले जा रहे हैं? आगे। सेंटर से आगे ले जाओगे तो कहाँ रख रहे हो? सी व एफ के मध्य। यहाँ लिख दूंगा सी व एफ के मध्य में रखा गया है। ओके, आप देखो प्रतिबिंब कहाँ चला गया? पहले सी पर बन चुका है, सी से आ गया पीछे, मतलब सी और अनंत के बीच में। सी व अनंत के मध्य बनेगा, सी व अनंत के मध्य बनेगा। और ये बनेगा उल्टा, वो तो रहना ही है। समान ऊंचाई थी, समान ऊंचाई के बाद में कैसा बनेगा? अब ये वस्तु से बड़ा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वस्तु से बड़ा। प्रकृति इसकी कैसी होगी? वास्तविक और उल्टी ही रहेगी। ये आपका देखिए ए डैश बी डैश। अब इसके किरण आरेख की बात करें तो यहाँ देखिए ये वस्तु रखी हुई है ए बी। ए बी की मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण चल रही है वो क्या है? यहाँ से आकर के टकरा करके फोकस बिंदु से जाएगी, और यहाँ से ये एक किरण जो डाली गई है वो क्या है? प्रकाशिक वक्रता केंद्र से जा रही है, जो कि यहाँ पर इसको एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं, ए डैश बी डैश। तो ये आपका हो गया प्रतिबिंब, जो कि मैंने यहाँ पर बना दिया। ये दूसरी। तीसरी स्थिति के 3, 4, 5। पांचवी स्थिति में देखेंगे, पांचवी स्थिति में जब वस्तु को आप और भी वस्तु को क्या करेंगे? और दर्पण की ओर बढ़ा रहे हैं, और दर्पण की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये सी हो गया और ये क्या हो गया? एफ। जब हम वस्तु लाएंगे कहाँ पर? फोकस पर। फोकस पर लाते ही इसका ये मुख्य अक्ष के समानांतर किरण निकलेगी और यहाँ से फोकस बिंदु से होती हुई अनंत पर आ जाएगी, और यहाँ से एक किरण आपतित होगी और परावर्तन के नियम का पालन करते हुए पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहीं जाकर के अनंत पर मिलेंगी, और जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पर क्या बनाएंगी? प्रतिबिंब बनाएंगी। तो ये प्रतिबिंब कहाँ जाकर के बनेगा? अनंत पर बनेगा। कैसा होगा आकार में? अब वस्तु से भी बहुत बड़ा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बहुत बड़ा। फिर उसकी प्रकृति दर्पण के इधर ही बन रहा है, मतलब पर्दे पर बनेगा। पर्दे पर बनेगा तो कैसा होगा? वास्तविक होगा, और उल्टा तो होना ही है, क्योंकि सारी किरण कहाँ दिख रही है आपको? मुख्य अक्ष के नीचे, इसलिए वैसे बनेगा उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, अनंत पर बनेगा, फोकस अनंत पर चला जाएगा और फोकस पर वस्तु रहेगी। ये हो गई पांचवी स्थिति। अब छठी स्थिति की बात करेंगे, जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जो दैनिक जीवन में आपके काम में आती है। छठी स्थिति, ये छठी स्थिति आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर? मैंने अभी बताया था कहाँ पे? नाई की दुकान पे। ये आप हैं, ये चेयर लगा करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये दर्पण आपके सामने लगा हुआ है, ये इस दर्पण के सामने आप बैठे हुए हो चेयर पर। यहाँ पर कोई नाई आपकी मसाज कर रहा है, आपकी हनी सिंह जैसी अच्छी सी ऊपर की तरफ बुद्धि साफ करके आपकी क्या बना रहा है? मसाज कर रहा है, हेयर कटिंग कर रहा है। तो आपका एक आवर्धित प्रतिबिंब सीधा इसके सामने यहाँ इसके पीछे बनेगा। अब ये कैसा होगा? अब आप यहाँ देख लीजिए, ये इस प्रकार से किरणें इतनी हैं कि अब अनंत पर प्रतिबिंब बन चुका है, इसलिए अब इधर नहीं बना पाएंगी। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसके पीछे। तो इसलिए यहाँ पर क्या बन रहा है? ए डैश बी डैश। वस्तु कहाँ पर है? वस्तु आ गई है एफ व बी के मध्य।
एफ व बी के मध्य चली गई। प्रतिबिंब कहाँ बना? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बन रहा है, दिख रहा है ना, पीछे बन रहा है। फिर उसके बाद में आकार कैसा है? बड़ा है। और कैसा है? सीधा भी है। प्रकृति अब क्या हो जाएगी? आभासी, क्योंकि हम इसका आभास कर पाएंगे, वास्तविक रूप से हम इसे छू नहीं सकते, आभास कर सकते हैं, सिर्फ आभास करेंगे अर्थात पर्दे पर नहीं प्राप्त होगा, तो ये आभासी रूप से होगी। तो ये छठी स्थिति आपकी इंपॉर्टेंट है। इस पर अधिकतर न्यूमेरिकल या किरण आरेख या कोई चीज़ें आ जाती हैं, तो इसको आप थोड़ा विशेष समझिएगा, इसलिए इसको आप एक बार पेन कॉपी लेकर के रफ के ऊपर 2-3 बार बना करके भी देख लीजिएगा। ओके, इतना क्लियर हुआ? उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर किसी को डाउटफुल है तो बताएंगे, मैं दोबारा उसको कोशिश करूँगा आपको बताने की। अब 6 स्थितियों के बाद में अब हमारा आ जाता है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। इसके द्वारा केवल और केवल 2 स्थितियाँ बनती। कितनी स्थितियाँ बनती? 2, पहली और दूसरी। पहली स्थिति में वस्तु को कहाँ रखा गया है? अनंत पर, यह आपका अनंत हो गया। तो पहली वाली स्थिति में वस्तु कहाँ है? वस्तु रखी गई है अनंत पर। प्रतिबिंब आपको मैंने फोकस दूरी में भी बताया था कि जब फोकस का निर्धारण करते हैं तो जो ये उत्तल दर्पण होता है, इसमें ये किरणें क्या होती हैं? आभासी रूप से फोकस पर जाकर के मिलती हैं, लेकिन होती क्या है? पीछे की तरफ ऐसे अपसरित हो जाती हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब आ जाता है कहाँ? फोकस पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति है फोकस पर। कैसी है? बिंदुनुमा। कैसी है? बिंदुनुमा। आकार में कैसा होगा ये? बिंदुनुमा होगा। अब बाहर जा रहा है, डैशड लाइन से बनाया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि ये कैसा है? आभासी। आभासी। और सीधा कैसा? आभासी प्रतिबिंब मैंने पहले ही बता दिया है कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनते हैं? सीधे बनते हैं। कुछ लाइनें आपको याद ही रख लेनी है। वास्तविक है तो उल्टा बनता है, और ऐसा है तो सीधा बनता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के आप देखेंगे। फिर उसके बाद में ये दूसरी स्थिति आप देख लीजिए उत्तल की। जब वस्तु को हम कहाँ ले आएंगे? मान लीजिए हम कहीं अनंत से और इसके यहाँ पर कहीं इसके दर्पण के थोड़ा करीब ला करके बीच में कहीं भी रख दें। बीच में कहीं भी रखने पर आप देख रहे हो ये किरण जा करके ऐसे फोकस पर चली जाती है, ये यहाँ सीधे निकलती है, वक्रता केंद्र पर चली जाती है, एक बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ पर ए डैश बी डैश एक सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन वस्तु का आकार कैसा है? छोटा। यही वो पूरी कंडीशन है जिस पर आपकी गाड़ियों में क्या लगे रहते हैं? साइड में देखने वाले मिरर। उस साइड में जो मिरर में आपको पीछे आने वाली गाड़ी का प्रतिबिंब देखने को मिल रहा है, वो इसी कंडीशन पर काम करता है। कहीं यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं पीछे और आप ये दर्पण लगाए हुए उसमें देख रहे हो, तो आपको ऐसा प्रतिबिंब आपके दर्पण में दिखाई देता है और आप उसको साइड देते हो और उसको आगे के निकलने के लिए बोलते हो। तो यही चीज़ों से हमें पता चलता है कि हमारे बैक साइड में कोई गाड़ी आ रही है। अब इसकी बात करें तो इसका प्रतिबिंब कहाँ है? वस्तु कहाँ है? अनंत व दर्पण के बीच। दर्पण के बीच कहीं भी रख सकते हैं। प्रतिबिंब कहाँ आ जाएगा? फोकस से भी पहले। फोकस से भी कहाँ जाएगा? फोकस से नहीं पहले आएगा, फोकस से भी पहले आ जाएगा। फोकस से भी कहाँ जाएगा? पहले। एफ व पी के मध्य आ जाएगा। कैसा होगा? छोटा। बिंदुनुमा से बड़ा हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, आभासी रहेगा और सीधा रहेगा। तो ये हमने आज अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाली 6 स्थितियां पढ़ ली। 6 स्थितियों के बाद में हमने उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाली 2 स्थितियां पढ़ ली। उन दोनों से कंक्लूजन जो निकला है उसको मैं एक लाइन में वापस यहाँ पर डिनोट कर दूंगा, लिख दूंगा, वो आप इसे देख लेंगे। और हमने उपयोग आपको पहले ही बता दिया कि इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? गाड़ी के पीछे के दृश्यों को देखने के लिए, और अवतल का हजामती ग्रहों में काम, सर्च लाइट में, इन सब चीज़ों में आपको देखने को मिलता है। तो थोड़ा एक बार मैं सरसरी नज़र में शॉर्ट में इन सारी बातों को स्पष्ट कर देता हूँ, वो आप देख लेंगे। देखिए हमने बताया ना अवतल, अवतल की जो फोकस है वो कैसी है? माइनस। उत्तल, पहले अवतल की बात कर लेते हैं। अवतल के द्वारा 5 स्थितियों में
प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, है ना। और किस रूप में बढ़ रहा होगा, छोटे से बड़े की ओर, है ना। जैसे जैसे वस्तु आती जाएगी प्रतिबिंब पीछे खिसकता जाएगा और छोटे से बड़े रूप में चला जाएगा, समझ गए। और हमेशा कैसा बन रहा होगा, उल्टा। लेकिन एक छठी वाली स्थिति है, एक ऐसी स्थिति है विशेष जिसमें प्रतिबिंब आपका कैसा बनता है, आभासी, थोड़ा याद रखने की जरूरत है, आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। इसी स्थिति पर आपका नाई की दुकान पर दर्पण लगा होता है। अब बात करें किसकी, उत्तल की। उत्तल की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा कैसी रहती है, प्लस रहती है। इसकी दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ रहता है, सॉरी वस्तु कहाँ रहती है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब आता है कहाँ, फोकस पर। बिंदुनुमा बनता है, छोटा बनता है और कैसा बनता है, सीधा बनता है ना। फिर दूसरा क्या है, नंबर 2, दूसरे में जब वस्तु को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दर्पण और अनंत के बीच में कहीं रख देते हैं, अनंत व दर्पण के बीच में रख देते हैं, तो प्रतिबिंब और पीछे आ जाता है, फोकस और पी के बीच में आ जाता है, एफ व पी के मध्य आ जाता है। एफ व पी के मध्य आ जाने के बाद में ये कैसा बनता है, सीधा ही बनेगा, छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। ये स्थिति आपको देखने को मिलती है गाड़ी के पीछे के दृश्यों के लिए। मैंने बता दिया आपको, ये विशेष कंडीशन है दूसरी वाली के लिए। इसी कंडीशन पर पीछे के दृश्यों को देखा जाता है। तो ये बात हम कर रहे थे दर्पणों को बनने की, से सहायता से प्रतिबिंब के बनने की। अब आपका आ जाता है क्या, जल्दी से, एफ और आर के बीच में रिलेशन। एफ व आर के मध्य, एफ व आर के मध्य संबंध क्या निकालना अपने को, संबंध निकालना। बहुत इजी है, ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करेंगे इसमें, लंबे थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है आर और एफ के बीच में केवल रिलेशन का फॉर्मूला आया हुआ है, इसका डेरिवेशन नहीं है, इसलिए मैं इसको जल्दी से आपको बता दूंगा। ये मान लिया हमारे पास एक उत्तल दर्पण हो गया और इस उत्तल दर्पण में एक मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आती है जो टकरा करके कहाँ से जाती है, फोकस से। याद हो गया होगा आपको कि हर बार मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। और ये हो गया आपका वक्रता का केंद्र, ये इसका अविलंब पड़ जाएगा। यहाँ पर मान लेता हूँ कोई कोण थीटा बन रहा है, तो ये परावर्तन के नियम से ये भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ये थीटा बना है ना। तो ये और ये, पहले इस लाइन को आप देखिए, ये लाइन इस वाली समांतर रेखाओं को क्या कर रही है, तिर्यक रेखा है, इसके लिए प्रतिच्छेदी रेखा है। तो ये भी क्या बनाएगी, थीटा बनाएगी। ये थीटा हो जाएगी तो ये 2 थीटा है, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। और ये वाली लाइन समांतर रेखा को प्रतिच्छेदित करती है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 थीटा बनेगा। यहाँ पर हम एक छोटा सा लंब डाल देते हैं जिसको ध्रुव ही माना गया है, बहुत करीब है, बहुत ही दर्पण में बहुत छोटा सा भाग रहेगा, तो ये ध्रुव ही मान लेंगे। इस ध्रुव से यहाँ तक की दूरी आपको मालूम है क्या होती है, फोकस दूरी होती है। पी से सी तक की दूरी आपको मालूम है क्या होती है, आर होती है, ये आर लिख देंगे। अब अपने यहाँ पर त्रिभुज देख लेंगे। एक छोटा त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये वाला, ये देखिए, ये छोटा, एक ये बड़ा त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला। दोनों त्रिभुजों को देख लीजिए, दोनों लिख लीजिए। पहले वाले त्रिभुज से हम tan 2 थीटा का मान निकाल लेते हैं। tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L/A, लंब बटा आधार। ये सारी चीज़ें आप जानते हो, मैथमेटिक्स के अंदर आप त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ते हो। उन त्रिकोणमिति अनुपातों में लंब बटा आधार, और लंब की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, Pn अपॉन आधार की वैल्यू कितनी है 2 थीटा के लिए ना, तो F हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या मान लूँ, 2 थीटा की, इफ यहाँ पर जो इसका द्वारक है, ये द्वारक होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए tan के पदों में इनके मान नहीं लिखे जा सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं, tan 2 थीटा को किसके पदों में लिख लेते हैं, 2 थीटा के पदों में। तो आ जाता है कि 2 थीटा इज इक्वल टू किसके, Pn अपॉन F। ये समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे अब क्या, tan थीटा। tan थीटा का मान अब बड़ा वाला ये त्रिभुज देखोगे आप, इसमें क्या आएगा, Pn अपॉन R। इसको लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू थीटा के
थीटा इज इक्वल टू पी एन अपॉन आर। तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ जाती है। अब इस इक्वेशन सेकंड की वैल्यू अगर हम इस वाले में पुट कर दें, यहाँ थीटा दिख रहा है ना, इसमें उठा करके ये मान रख देंगे तो क्या बनेगा, लिखोगे यहाँ पर कि इक्वेशन सेकंड वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है, पी एन अपॉन में आर इज इक्वल टू पी एन अपॉन में पी एन से पी एन कैंसिल हो जाएगा, ये उठा करके इसके साथ गुणा कर दोगे, आप लिखोगे 2f इज इक्वल टू किसके, आर के। यही तो रिलेशन था, मैंने कहा था ना आपको परिभाषा बताते समय कि फोकस दूरी का 2 गुना कर दिया जाए तो वो किसके बराबर आ जाती है, वक्रता त्रिज्या की। इसी को और सॉल्व करना चाहो ये लिख सकते हो, आर इज इक्वल एफ इज इक्वल टू आर बटा आर बाई फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होता है। तो ये दोनों रिलेशन आपको याद रखने हैं। ये अगर इसको भी सीख लेते हो आप तो और अच्छी बात है, अगर नहीं सीखते हो तो आप इन दोनों चीज़ों को बहुत ही बारीकी से याद करिए, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ें हैं। 10th वाले बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। वैसे तो अगर आप 12th में हैं, 12th का वैसे टॉपिक अलग है, हम वहाँ अलग पढ़ाते हैं, लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर ये आपको ये भी सीखने को मिलता है। ओके, अब इसके बाद में लेंगे दर्पण सूत्र। अवतल दर्पण की सहायता से दर्पण सूत्र प्राप्त करना। 10th क्लास में दर्पण सूत्र भी प्राप्त करने का डेरिवेशन आपके नहीं आया हुआ है, दर्पण सूत्र आपके नहीं आया हुआ है। वैसे एक बार थोड़ा सा आपको मैं बेसिकली बता देता हूँ। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या है? किसी दर्पण की सहायता से हम उसकी फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और उसके प्रतिबिंब की दूरी के बीच में एक संबंध प्राप्त करते हैं। वो संबंध क्या होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये होता है दर्पण सूत्र। याद कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर क्या करना है, माइनस लगाना है कैसे। ये सब सूत्र में आपका जो ये मान रख करके लाया गया है, लेकिन ये सूत्र का मान आ जाने के बाद यहाँ साइन का प्रयोग हमने कर लिया है, लेकिन फिर भी जब हम न्यूमेरिकल हल करते हैं तो हल करते समय यू वी की जो वैल्यू होती है वो आप क्या करते हैं, उसके मानों को रखते हैं। तो आगे आप देखेंगे इसको क्या कहेंगे, एफ इज इक्वल टू क्या है, उस दर्पण की फोकस दूरी। अब जैसे फोकस दूरी अवतल है तो माइनस लेंगे, उत्तल है तो प्लस लेंगे। u इज इक्वल टू हमेशा कैसा रहेगा, हमेशा कैसा रहता है, माइनस का, और है क्या ये, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। v इज इक्वल टू क्या है, v का जो मान है उसे कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। देखिए थोड़ी राइटिंग हमारी आपको अजीब लग रही होगी हल्की, लेकिन क्या है कि अपने फिजिक्स में राइटिंग मायने नहीं रखती है। आपको कैलकुलेशन सही होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपकी जो चीज़ें लिखी गई हैं वो समझ में आनी चाहिए, बस। बाकी मैं कोशिश करता हूँ अच्छा लिखूँ, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में थोड़ा ऐसा लिखते हैं। प्रतिबिंब की दूरी है ना, इसको हम इसका मान देखो माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो वास्तविक है, वास्तविक है तो माइनस रहेगा और आभासी होगा तो प्लस रहेगा। माइनस आएगा तो हम कहेंगे ये कैसा है, प्रतिबिंब हल करने से अगर माइनस आ जाता है तो हम कहेंगे कैसा प्रतिबिंब बना है, उसका उल्टा बना होगा। प्लस आ जाता है तो हम कैसे कहेंगे, सीधा बना होगा। प्लस आ जाएगा इसका मतलब कैसा कहेंगे, आभासी कहेंगे। ये आ जाएगा तो क्या कहेंगे, वास्तविक कहेंगे। ये सारी बातें इसी से क्लियर हो जाती हैं। इतना समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया आपका क्या, दर्पण सूत्र।
अब बात कर लेंगे चिन्ह परिपाटी की, क्योंकि चिन्हों का ज्ञान होना आवश्यक है आपको। अगर आपको साइन दर्पणों में यूज करना नहीं समझ में आया तो आपका न्यूमेरिकल क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इसको समझेंगे। हमारे पास मान लीजिए एक दर्पण यहाँ पर बना हुआ है, इधर ऊपर की जितनी भी दूरियां होंगी सब कैसी रहेंगी, प्लस की। नीचे की दूरियां जितनी भी होंगी कैसी रहेंगी, माइनस की। जैसे बिंब है उसकी ऊंचाई, बिंब मतलब वस्तु की ऊंचाई हमेशा कैसी रहती है, प्लस की। प्रतिबिंब जो बनते हैं वो प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं। अगर वो मुख्य अक्ष के ऊपर हैं तो प्लस के रहेंगे, मुख्य अक्ष के नीचे हैं तो माइनस के रहेंगे, उल्टे बनेंगे। माइनस का मतलब क्या है, उल्टा। प्लस का मतलब क्या है, सीधा। अगर प्रकाश की किरण ऐसे चल रही है और ऐसे ही जा रही है, मतलब इसकी दिशा में चल रही है, तो इधर की सारी दूरियां कैसी होंगी, प्लस की। अगर यहाँ से टकरा करके इधर ही वापस आ रही है, इधर वापस आ रही है तब प्रतिबिंब बना रही है। जैसे ये किरण यहाँ गई और ऐसे टकरा के वापस आई और इधर की दिशा में कहीं प्रतिबिंब बना रही है, तो इधर की सारी दूरियां कैसी होंगी, माइनस की। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। और बाकी फोकस दूरियां तो आप जानते हो, एफ माइनस की और एफ प्लस की, किसके लिए किसके लिए नहीं होती। तो इतना सा कॉन्सेप्ट याद रख लेना है कि अगर किरण की दिशा में चलेंगे तो प्लस का मान आएगा, दर्पण के पीछे की तरफ प्लस रहेगा, इसके सामने आएंगे टकरा करके वापस आएगी तो माइनस रहेगा। ऊपर की दूरियां सब प्लस की होंगी, नीचे की दूरियां सब माइनस होंगी। ओके, अब आ जाता है दर्पण से आवर्धन। आवर्धन, आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब कितना छोटा बना है, कितना बड़ा बना है वस्तु की अपेक्षा उसका। जैसे मान लीजिए हमने 1 मीटर लंबाई की कोई वस्तु रखी, उसका प्रतिबिंब हमें 2 मीटर का मिला, इसका मतलब 2 गुना हुआ है। 2 गुना होता मतलब 2 गुना बढ़ गया है। अगर उसका प्रतिबिंब आधा हो गया है, मतलब आधे मतलब कि 0.5 मीटर बन रहा है, तो हम कहेंगे कि ये क्या हो गया, छोटा हो गया है। और छोटा होने के लिए मतलब आवर्धन, उसका आवर्धन का मतलब बड़ा होना ही नहीं होता। आवर्धन का मतलब ये होता है कि उसका कितना गुना हुआ है, उतना कम हुआ, इतना गुना बढ़ गया है। तो इन सब बातों को लेकर के हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, तो m इज इक्वल टू क्या आएगा, h डैश बटा क्या आ जाएगा, h डैश बटा h। h डैश क्या है, h डैश क्या है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। h क्या है, वस्तु की ऊंचाई। इसी को अगर मैं लिखूं तो v बटा क्या होता है, u। प्रतिबिंब के लिए क्या यूज करेंगे, v, वस्तु के लिए क्या यूज करेंगे, u। अब देखो वस्तु हमेशा कैसी रहती है, माइनस की, इसलिए यहाँ पर एक साइन क्या लगा दिया जाएगा, माइनस। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये प्रतिबिंब की दूरी और ये वस्तु की दूरी। अगर ये इन दोनों के बीच में कहीं मान दिया हो तो ये फॉर्मूला लगा करके हल कर देंगे। अगर वस्तु और वृत्त के बीच की दूरी दी हुई हो तो ये फॉर्मूला लगा करके हल कर देंगे, इससे आवर्धन ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये परावर्तन की घटना आपकी कंप्लीट हो गई है। एक हम न्यूमेरिकल ले लेते हैं, उसको करने के बाद में वीडियो को समाप्त करेंगे और फिर अपवर्तन की घटना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं जिसमें सारी चीज़ें आपकी आ गई हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई 4 सेंटीमीटर की वस्तु है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सीधे हाइट लिखेंगे, हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आ रही है, 4 सेंटीमीटर, और उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी हुई है। एफ इज इक्वल टू कितना, 15 सेंटीमीटर। दर्पण जो प्रयोग में लिया गया है वो कौन सा है, अवतल है, इसलिए इसकी फोकस दूरी माइनस की हो जाएगी। अब उसमें कह रहा है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए पर्दे को कहाँ रखा जाए जब वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखी गई हो। तो u इज इक्वल टू उसने बता दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर। इसका मान कैसा, वस्तु हमेशा माइनस का, v निकालेंगे, उसी से पर्दे की दूरी निकलेगी, जहाँ पर पर्दा बनेगा वहीं पर क्या रहेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो v का मान हमें क्वेश्चन मार्क कर दिया है। आवर्धन भी साथ में पूछ रहा है, इसको भी लगा लेते हैं। तो आपके पास में फॉर्मूला क्या है, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें वैल्यू रख देंगे 1/f, f की वैल्यू माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/v, और ये प्लस और ये माइनस 1/u की वैल्यू माइनस का 25।
ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उठा करके इधर ले आएंगे, ये बन जाएगा इधर प्लस का 1/25 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 75 आ जाएगा, ये 3 टाइम्स माइनस 5 टाइम्स इज इक्वल टू 1/v। ये कितना माइनस का 2/75 इज इक्वल टू 1/v। इसको सॉल्व करोगे तो v इज इक्वल टू 75/2, ये माइनस का, इसको काटते हो कितना आता है 35 गुना 70 और ये 2.5 37.25 ऐसे कुछ आएगा। चलिए v बराबर, यहाँ आप इसको ही रख लो 75/2, ये माइनस की वैल्यू आ जाएगी जो सेंटीमीटर में, ये v का मान। अब यहाँ पर जो माइनस चिन्ह देखने को मिल रहा है, ये माइनस ये बता रहा है कि ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक, और साथ में कैसा है, उल्टा है। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। अब इसका आवर्धन निकालेंगे। आवर्धन निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u, इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। तो m इज इक्वल टू माइनस उसमें पहले से आया हुआ है, इसलिए क्या बन जाएगा प्लस, और v की वैल्यू कितनी 75/2, और u की वैल्यू कितनी दी हुई है, u की वैल्यू है 25, तो यहाँ जाएगा 25 से कितनी बार जाएगा 3 बार, और ये हो जाएगा 1.5 गुना, कितना गुना बना है 1.5 गुना बड़ा होगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये बड़ा बन रहा है, कितने गुना बन रहा है 1.5 गुना। अब देखो इसमें कंडीशन क्या बन रही होगी, उल्टा जो है लग गया, ये गलत है। वास्तविक का निर्धारण तो हमने कर दिया किससे, माइनस आ जाने से, लेकिन यहाँ पर v m का मान कैसा आ रहा है, प्लस आ रहा है, इसका मतलब कैसा बनेगा, ये सीधा बनेगा। तो इस तरह से निश्चित कर देते हैं कि v का मान कैसे निकलेगा, m का मान कैसे निकलेगा, तो ये सारी चीज़ें आपकी निकल आती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में पड़े हुए हैं, दर्पण से संबंधित आप हल करिए, कोशिश करिए, मिलाइए। ओके, गुड नाइट करते हैं आपसे, चलते हैं, लेते हैं विदा, बाय बाय।